हेलो स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है मानव श्वसन तंत्र, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने डिस्कस किया था मानव का पाचन तंत्र। इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे मानव श्वसन तंत्र। मनुष्य का जो श्वसन तंत्र है वो सांस लेने में सहायता करता है, उसकी श्वसन अभिक्रिया के अंदर सहायता करता है। यहां जो मनुष्य का श्वसन तंत्र है वो स्टार्ट होता है नाक से, यानी जो हमारा नाक है वो सांस लेने में सबसे पहला अंग है जो सांस लेने में सहायता करेगा। नाक के द्वारा जो ऑक्सीजन है वो हमारे शरीर के अंदर जाती है, जो वायु है वो हमारे शरीर में नाक के द्वारा एंटर करती है। जब भी वायु नाक के द्वारा एंटर करती है तो नाक का सबसे पहला हिस्सा आता है जिसको हम नाम देते हैं नासागुहा। यह जो नासागुहा है, यह नासागुहा क्या करती है, उस वायु को छानती है, उसको रोगाणु मुक्त बनाती है और इसके साथ साथ उस वायु के तापमान को हमारे शरीर के तापमान के लगभग बराबर करने में सहायता करती है। नाक में उपस्थित बालों की सहायता से वायु को छाना जाता है। नाक में उपस्थित एक चिपचिपे पदार्थ जिसको हम म्यूकस का नाम देते हैं, उसकी सहायता से इसको रोगाणु मुक्त किया जाता है। इसके साथ साथ नाक के अंदर जो रक्त वाहिकाएं हैं, उन रक्त वाहिकाओं की सहायता से जो भी वायु नाक के अंदर से जाती है, यह वायु हमारे शरीर के तापमान के लगभग बराबर के तापमान पर आ जाती है। तो जब भी हम नाक के द्वारा सांस लेते हैं तो उससे हमें तीन फायदे होते हैं। पहला फायदा कि नाक से जो वायु जाएगी वह छनकर जाएगी, वह रोगाणु मुक्त होगी और इसके साथ साथ उस वायु का तापमान लगभग हमारे शरीर के तापमान के बराबर होगा। नाक से वायु जाने के बाद यह सारी वायु आती है इस हिस्से में जिसको हम नाम देते हैं ग्रसनी का, और ग्रसनी की सारी वायु को अगले भाग के अंदर भेज देती है जिसको हम कंठ का नाम देते हैं। अब कंठ के द्वार के ऊपर एक छोटा सा इस तरह का ढक्कन, एक छोटा सा कवर बना होता है जिसको आप एपिग्लोटिस या फिर कंठ छत का नाम देते हैं। इस एपिग्लोटिस या कंठ छत का मुख्य कार्य है कि जब भी हम भोजन करते हैं, यानी सांस तो हम ले ही रहे हैं, लेकिन जिस समय पर हम भोजन करते हैं तो वह भोजन हमारे इस श्वास नली में भी जा सकता है और इसके साथ साथ हमारी ग्रास नली में भी जा सकता है। लेकिन भोजन करते टाइम यह जो कंठ छद है ये पूरी तरह से कंठ के द्वार को बंद कर देता है ताकि भोजन हमारी श्वास नली में ना जाए। किंतु यदि हम भोजन करते समय बोलते हैं, खांसते हैं, छींकते हैं, हंसते हैं, तो उस समय क्या होता है कि ये जो हमारा कंठ छद है ये एकदम से खुल जाता है, जिससे क्या है भोजन हमारे श्वास नली में जा सकता है। तो ऐसा ना हो तो भोजन करते समय हमें बिल्कुल चुपचाप भोजन करना है ताकि हमारा ये जो एपिग्लोटिस है उस समय बंद रहे और भोजन सीधा हमारा ग्रास नली में जाए। लेकिन हमें श्वसन के बारे में पढ़ना है तो ग्रसनी से ये सारी वायु जाती है हमारे कंठ के अंदर। अब ये जो कंठ है इसका ये हिस्सा जिसको हम लैरिंक्स या फिर कंठ का नाम देते हैं, यह जो लैरिंक्स है या कंठ है इसका विकास नर के अंदर ज्यादा है मादा की तुलना में। जैसे जैसे हमारी आयु बढ़ती है, एक बच्चा जिसकी आयु 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष के बीच में है, उस समय इसका जो विकास है वो अत्यधिक हो जाता है। यानी अगर आप एक छोटा बच्चा जिसकी आयु 10 साल है और एक ऐसा बच्चा जिसकी आयु 15 साल है, दोनों की आवाज को सुनते हो तो आप आसानी से अंतर कर सकते हो कि 15 साल के बच्चे के अंदर ये जो कंठ है ये विकसित हो जाता है और उसकी जो आवाज है वो भारी हो जाती है। तो यह जो कंठ है इसमें उपस्थित उपास्थि जैसे ही हिलती है, जैसे ही कंपन करती है तो इससे क्या होता है, आवाज उत्पन्न होती है। नर में इसका विकास ज्यादा होता है, उनकी आवाज भारी होती है। उसके बाद ये सारी की सारी वायु जाती है इस हिस्से के अंदर जिसको आप नाम देते हो श्वास नली का। ये जो श्वास नली है ये यहां से चलती है हमारे छाती के यहां तक आने के बाद, तीसरी और चौथी पसली तक आने के बाद ये 2 भागों में विभाजित हो जाती है। इसी श्वास नली के ऊपर सी के आकार के छोटे छोटे वलय बने होते हैं, छल्ले बने होते हैं, जिसको आगे से इस तरह से कवर करके रखते हैं। ये जो वलय हैं ये श्वास नली की रक्षा करते हैं ताकि सुगड़ते और फैलते टाइम ये टूटे ना। यानी जब भी हम सांस लेते हैं तो ये पूरी तरह से चिपके ना, पूरी तरह से फूले ना। तो जैसे ही ये सारे के सारे छल्ले हैं, ये जो वलय हैं, ये हमारी
श्वास नली की रक्षा करने के लिए बने हुए हैं। ये उसको पूरी तरह से सुगड़ने नहीं देते, पूरी तरह से फूलने नहीं देते, ताकि जब भी हम सांस ले तो वो सारी की सारी वायु आसानी से हमारे इस श्वसन अंग के अंदर जा सके। अब ये जो हमारे पास श्वास नली है, ये श्वास नली हमारे इस हिस्से में, जिसको आप थोरेसिक कैविटी या जो हमारा ये वक्षस्थल है, इस पार्ट के अंदर आने के बाद दो भागों में विभाजित हो जाती है, जिनको हम श्वसनी का नाम देते हैं। अब ये जो श्वसनी है, इसको प्राइमरी ब्रोंकाई भी कहा जाता है। उसके बाद ये आगे बार बार विभाजित होती जाती है और श्वसनिकाएं बनाती है, जिसको हम सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स का नाम देते हैं। वह सब कुछ हमारे इस श्वसन अंग के अंदर आता है। तो ये जो पार्ट है हमारे पास श्वसन तंत्र का पहला पार्ट, जिसको आप रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का नाम देते हैं। अब हमारे पास जो दूसरा पार्ट आता है, उसको हम कहते हैं श्वसन अंग या फिर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। हमारे केस में मानव के अंदर जो श्वसन अंग है वो होते हैं फुफ्फुस यानी कि फेफड़े। हमारे शरीर के अंदर दो फेफड़े हैं जो हमारे इस हिस्से के अंदर विद्यमान होते हैं, जिसको हम थोरेसिक कैविटी कहते हैं। अब ये दोनों फेफड़े जो है हमारे हृदय के दोनों तरफ उपस्थित होते हैं। इसके साथ साथ इनकी रक्षा करने के लिए इन फेफड़ों के ऊपर की तरफ एक अस्थि पिंजर होता है, जिसको हम अपना पसलियों का ढांचा भी कह सकते हैं। यह एक टोकरी नुमा स्ट्रक्चर है जो पसलियों से बना होता है, जो इसकी रक्षा करता है। अब हमारे जो फेफड़े हैं, इन फेफड़ों के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो फेफड़ों का जो रंग है, जन्म के समय इनका रंग होता है हल्का गुलाबी। जैसे जैसे हमारी आयु बढ़ती जाती है, इनका रंग गुलाबी से हल्का ग्रे होना शुरू हो जाता है। लेकिन जो लोग ज्यादा प्रदूषण में रहते हैं, ज्यादा प्रदूषित इलाकों में रहते हैं या ज्यादा धूम्रपान करते हैं, उन लोगों के अंदर इन फेफड़ों का या फुफ्फुस का जो रंग है वो काला पड़ जाता है। इसके साथ साथ ये जो फेफड़े हैं वो बिल्कुल फ्लेक्सिबल यानी आसानी से सिकुड़ सकते हैं, आसानी से फूल सकते हैं। इसके साथ साथ जितने भी ये फेफड़े हैं हमारे शरीर के अंदर, दोनों फेफड़े, इन फेफड़ों के अंदर क्या होता है, ये झिल्ली नुमा संरचना यानी बिल्कुल पतले, जैसे पॉलीथीन होती है उससे भी पतले हमारे पास ये फेफड़े होते हैं, जो दो अलग अलग तरह की झिल्ली के द्वारा रक्षित होते हैं। दो झिल्ली है इसके बाहर जो पूरी तरह से इसको नम भी करके रखती है और इसके साथ साथ इसकी रक्षा भी करती है। अब ये जो फेफड़े हैं, जब आप इसको अंदर से स्टडी करते हो तो इसके अंदर जो हमारी श्वसनी थी वो छोटे छोटे भागों में विभाजित होती जाती है और श्वसनिकाएं बनाती है। और ये श्वसनिकाएं अंत में जाकर खुलती है एक गुब्बारे की तरह की संरचना में, जिसको हम कुपिका का नाम देते हैं। हमारे फेफड़े के अंदर लगभग लाखों की संख्या में कुपिकाएं उपस्थित होती है। और ये कुपिकाएं क्या करती है, इस सारे फेफड़े का जो क्षेत्रफल है ताकि बढ़ा देती है, ताकि वो आसानी से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का विसरण कर सके। इसके साथ साथ ये कुपिकाएं सीधे रक्त के संपर्क में होती है, ताकि जितनी भी ये ऑक्सीजन ले वो सारी की सारी ऑक्सीजन रक्त के अंदर स्थानांतरित कर दी जाए, रक्त के अंदर भेज दी जाए। तो यहां तक हमारे पास आता है इस श्वसन तंत्र के बारे में, जिसमें पहला भाग था हमारे पास नाक, दूसरा भाग हमारे पास आता है इसके अंदर ग्रसनी, तीसरा भाग हमारे पास आता है कंठ द्वार, चौथा भाग आता है कंठ, पांचवा आता है श्वास नली, उसके बाद है श्वसनी, फिर हमारे पास आता है श्वसन अंग। इस श्वसन अंग के अंदर आती है श्वसनिकाएं और इसके साथ साथ कुपिका। अब किस तरह से हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन जाती है और किस रास्ते से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है, उसको थोड़ा सा हम इस फ्लो चार्ट की सहायता से देखते हैं। वायु के अंदर जो भी ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन वायु के द्वारा या वायु से हमारे नाक के द्वारा हमारे शरीर के अंदर जाती है, और नाक से वो जाएगी ग्रसनी में, ग्रसनी से जाती है कंठ में, कंठ से आती है श्वास नली में, श्वास नली से आती है श्वसनी में, श्वसनी से आती है श्वसनिका में, और श्वसनिका से यही ऑक्सीजन जाती है कुपिका में। कुपिका में पहुंचने तक का जितना भी हमारा ये श्वसन है, इसको हम बाहरी श्वसन का नाम देते हैं, क्योंकि बाहर की वायु हमारे कुपिका तक जा रही है। लेकिन उसके बाद कुपिका से ये सारी ऑक्सीजन रक्त के अंदर जाएगी, और रक्त से ये सारी की सारी जो ऑक्सीजन है ये हमारी कोशिका तक पहुंचती है। कोशिकाएं क्या करती है, उस ऑक्सीजन का प्रयोग करती है अपने अंदर पड़े हुए भोजन
भोजन का विखंडन करने के अंदर। तो जितना भी कोशिका में भोजन है, बिल्कुल साधारण से रूप के अंदर उस भोजन का विखंडन किया जाता है इस ऑक्सीजन के द्वारा, और उस विखंडन से उत्पन्न होती है ऊर्जा, जिसको कोशिका अपने लिए प्रयोग करती है, और साथ में बनती है कार्बन डाइऑक्साइड। वह कार्बन डाइऑक्साइड इसी कोशिका से वापस रक्त में, और रक्त वापस उसको लेकर आता है कूपिका के पास, कूपिका वापस उसको लेकर जाती है श्वसनिका के पास, और श्वसनिका से श्वसनी, श्वास नली, कंठ, ग्रसनी, नाक, और उसके बाद वो हमारे शरीर से बाहर निकल जाती है। तो इस तरह से क्या होता है कि वायु हमारे कोशिका तक पहुंचती है, और इसी तरह से वापस कोशिका से वायुमंडल के अंदर आती है। तो ये पूरा का पूरा हमारे पास आ जाता है श्वसन तंत्र, मानव का श्वसन तंत्र, जिसका डायग्राम भी आप प्रैक्टिस कीजिए, जिसको अच्छी तरह से पढ़िए, उसके अलग अलग भागों की व्याख्या कीजिए,